एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। टुडे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेंट एग्रीमेंट कानून के बारे में। किरायानामा हम कैसे बनाते हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश होता है, तो इससे जुड़ी हुई समाज में कौन कौन सी अफवाहें हैं, भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, जिसको ना पता होने की वजह से हमारे टेनेंट और ऑनर लैंडलॉर्ड के रिलेशनशिप खराब होते हैं और उसके बाद ऐसे मैटर्स कोर्ट में जाते हैं और इन्हें डिस्पोज ऑफ होने में, कंप्लीट होने में 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें परेशानी और पैसा भी खर्च करना पड़ता है। कौन कौन से मिसकंसेप्शन है? सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये है कि कोई भी किरायानामा या रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए ही बनाया जा सकता है। देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है कि आप किरायानामे को सिर्फ 11 महीने के लिए ही बनाएंगे। दूसरी चीज ये कि 11 महीने का जो कानून है कि 11 महीने के लिए जब आप अपना रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें आपको कोई स्टाम्प पेपर ड्यूटी पे नहीं करनी होती है। उसे आपको रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड कराना भी मैंडेटरी नहीं है। आप सिंपल नोटरी पब्लिक से भी अगर रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो भी आपका वो किरायानामा वैलिड होगा। अगर आप 11 महीने से ऊपर का कोई रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपने इलाके के रजिस्ट्रार से उस रेंट एग्रीमेंट को जरूर रजिस्टर्ड करवा लें, अदरवाइज उसकी वैलिडिटी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। दूसरा एक मिसकंसेप्शन ये है कि मकान मालिक डरते हैं कि वो किराए की रसीद इशू नहीं करते हैं। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। देखिए, किराए की रसीद इशू करनी चाहिए। आपका मान लो 5,000 रुपये किराया है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से एक रसीद में मेंशन करके अपने साइन और अपने टेनेंट के साइन उस पर करवाकर एक रसीद उसको अपने टेनेंट को दीजिए और एक उसका काउंटर फाइल अपने पास जरूर रखिए, जिससे इन फ्यूचर अगर कोर्ट में लिटिगेशन शुरू होती है तो आपको अपने किराए के अमाउंट पर डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा और जो किराया होगा वो कोर्ट में आसानी से सेटल हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और मिसकंसेप्शंस हैं जो मैं आपको हाथों हाथ बताना चाहता हूं कि किरायानामा जब हम बनवाते हैं, रेंट एग्रीमेंट जब हम बनवाते हैं तो आमतौर पे अपने इलाके की कचहरी में जाते हैं और 150 रुपये 200 रुपये देके उस किरायानामे को हम बनवा लेते हैं। लेकिन ये एक बैड प्रैक्टिस है। बेसिकली हमें इनकॉम्पिटेंट लोगों से अपना किरायानामा नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में उनके पास परफॉर्मांस फीड होते हैं। हम वहां जाते हैं, वो हमसे नाम, पता, एड्रेस, प्रॉपर्टी का एड्रेस पूछते हैं, किराया पूछते हैं और वो जो पहले से एक परफॉर्मा है उसी में फीड करके वो आपको एक नया किरायानामा बना देते हैं। लेकिन रेंट एग्रीमेंट जिसे हम किरायानामा बोलते हैं, हर घर का किरायानामा अलग तरीके से बनता है। हर घर की स्पेसिफिकेशंस, उसमें कमरे कितने हैं, उसमें टॉयलेट बाथरूम कहाँ है, उसमें कौन सा फ्लोर आप किराए पर दे रहे हैं, इसके अलावा उसका किराया कितना होगा, टेन्योर कितना होगा, यानी कि वो 12 महीने के लिए है, 36 महीने के लिए है। इसके अलावा उसमें बिजली का बिल कौन पे करेगा, बिजली का बिल किसके नाम से है, वाटर का बिल किसके नाम से है और उसको कौन पे करेगा, आपकी प्रॉपर्टी में कन्वर्जन चार्जेस कौन पे करेगा, हाउस टैक्स कौन पे करेगा, ये सारी की सारी डिटेल्स हमें किरायानामे में मेंशन करनी मैंडेटरी है। आजकल दिल्ली के अंदर सील लग रही है और इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है कि लोग डोमेस्टिक एरिया, रेसिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं और उन्होंने अपने कन्वर्जन चार्जेस नहीं पे किए हैं। तो अगर हम एक सही से रेंट एग्रीमेंट किसी अच्छे एडवोकेट से बनवाते हैं तो हमें ये कंसेप्शन भी क्लियर होगा कि कन्वर्जन चार्जेस या अदर टैक्सेस टेनेंट उसमें भरेंगे या उसमें आपका मकान मालिक भरेगा। तो ये छोटे छोटे से कानून है जो किरायानामा बनवाने से पहले हमें पता होने चाहिए। अदरवाइज अगर हम इन कानूनों को नहीं फॉलो करते हैं, नहीं अच्छे से समझते हैं, तो कोर्ट में केस जाता है जिसमें 10, 15, 20 साल भी खर्च हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये छोटे छोटे से कुछ कानून समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।